जय हिंद। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेंद्र, फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके लिए लेके आया हूँ सैम्पल पेपर से कुछ क्वेश्चंस एनडीए एग्जाम्स के। चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, A liquid is kept in a glass beaker. Which one of the following statement is correct regarding the pressure exerted by the liquid column at the base of the beaker? ठीक, क्या कह रहा है? बोल रहा है एक ग्लास बीकर में लिक्विड फिल्ड है। ठीक, तो बताइए जो ऑप्शंस दिए हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन कह रहा है द प्रेशर डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ बेस ऑफ द बीकर। ठीक, सेकंड द प्रेशर डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। सी द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। एंड डी इज द प्रेशर नाइदर डिपेंड नॉट द एरिया ऑफ बेस ऑफ द बीकर नॉर ऑन द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। चलिए, बहुत ही आसान है। आप जानते हो जब कोई लिक्विड प्रेशर बीकर में रहता है तो उसका एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। ये है प्रेशर ऑफ द लिक्विड इन दी बीकर। ये क्या है? डेंसिटी है। ये क्या है? हाइट है। ये क्या है? एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, ये क्या है आपका? ये है आपका प्रेशर है, ये आपकी डेंसिटी है, ये आपकी हाइट है और ये आपकी हाइट है और ये आपका एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रेशर आप यहां देख रहे हो इस फॉर्मूले में आपके डेंसिटी पे डिपेंड करता है। ठीक, हाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ग्रेविटी के भी है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट दिख रहा है? देखो, पहला ऑप्शन बोल रहा है प्रेशर डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ बेस में। एरिया यहाँ है? एरिया तो है ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आओ, फिर थर्ड, फोर्थ। फिर क्या बोल रहा है? सी ऑप्शन पे आओ, द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ऐसे कैसे हो सकता है? यहाँ तो साफ साफ बोल रहा है प्रेशर क्या है? डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सी ऑप्शन तो बोलना नहीं हो सकता, ये भी गलत। फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि प्रेशर ना ही एरिया पे डिपेंड कर रहा है ना ही हाइट पे। तो एरिया पे डिपेंड तो नहीं कर रहा था, वो तो ठीक है चलो, लेकिन हाइट पे तो डिपेंड कर रहा है क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है? हाइट के है। तो डी गलत। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? करेक्ट। क्यों? क्योंकि बोल रहा है प्रेशर डिपेंड कर रहा है हाइट पे, और यहाँ इस फॉर्मूले से हमने देखा कि प्रेशर हाइट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साउंड पे है, और क्या कह रहा है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ साउंड वेव। बोल रहा है साउंड वेव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है आपका। कह रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बताइए। तो ऑप्शन क्या है? साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वाटर। ठीक, ऑप्शन बी क्या है? साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर। ऑप्शन सी क्या है? साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू स्टील। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? आप खुद सोचो। साउंड किसी चीज में ट्रेवल कर सकता है? आपको पता है, सॉलिड में ट्रेवल कर सकता है, लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है, गैस में भी ट्रेवल कर सकता है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है। तो सॉलिड और पार्टिकल बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज़्यादा होता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो साउंड की आवाज़ जो हमें सुनाई देगी वो भी क्या होगी? बहुत ज़्यादा सुनाई देगी। तो इसमें तो होगा ही होगा। इट मीन्स साउंड वेव के ट्रेवल थ्रू स्टील, ये ऑप्शन तो होगा ही होगा। ठीक, ए ऑप्शन, बी, सी, डी। तो चारों ऑप्शन में से स्टील क्या है? सॉलिड है। तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि इसमें तो होगा ही होगा ट्रेवल। तो मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। फिर क्या दिया गया है? लिक्विड की बात करते हैं। तो लिक्विड में क्या होता है? हम जानते हैं पार्टिकल थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब दूर होते हैं। तो अगर थोड़े लूजली पैक्ड होंगे तो इनके बीच में
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में। तो इसमें साउंड की आवाज़ क्या है, थोड़ी कम सुनाई देगी लेकिन लिक्विड सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड में कम सुनाई देगी। इसका मतलब है साउंड तो प्रोड्यूस होगा लिक्विड में। ठीक, तो ऑप्शन अगर देखते हैं लिक्विड की बात की गई तो वाटर यानी ऑप्शन ए भी नहीं होगा, वाटर में तो आवाज़ आती है, तो ये ऑप्शन ए भी नहीं होगा। फिर आते हैं गैस पे। गैस पे जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े दूर होते हैं, ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं। इट मीन्स इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम होगा, किसके कंपेयर में, लिक्विड के कंपेयर में और सॉलिड के कंपेयर में। तो इसमें क्या है, साउंड आवाज़ आएगी लेकिन क्या है वो बहुत ही कम आएगी। तो लिक्विड ऑप्शन नहीं है आपका। ठीक, सॉलिड भी नहीं है, गैस भी नहीं होगा क्योंकि साउंड गैस में ट्रेवल करती है। तो गैस वाला कोई एग्जांपल है आपका, ऑप्शन है साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू एयर, मतलब ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो बचा क्या, बचा आपका साउंड वेव कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। यस, ये ऑप्शन आपका सही है क्योंकि बोला है कि साउंड वेव किस में ट्रेवल नहीं करेगी, तो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि जब वैक्यूम की बात करते हैं तो वैक्यूम में तो बेटा कोई पार्टिकल ही नहीं होते, नो पार्टिकल्स। तो जिसमें जब कोई पार्टिकल ही नहीं होते हैं तो बताओ आप साउंड वेव ट्रेवल कैसे करेगी, उसमें करेगी ही नहीं। तो वैक्यूम में कोई पार्टिकल नहीं होता तो साउंड ट्रेवल करती नहीं, इसलिए हमको सुनाई भी नहीं देता, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, डी। तो ये है सही आंसर ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ विच मेटल। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब दिया है तो बोला इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट लगता है वो किससे बना रहता है। तो ऑप्शन आपके क्या दे रहे हैं, पहला दे रहा है एल्यूमिनियम, ठीक है, दूसरा दे रहा है कॉपर, ठीक, थर्ड दे रहा है टंगस्टन और फोर्थ दे रहा है सिल्वर यानी Ag। देखिए वैसे तो इसका सही आंसर टंगस्टन है। क्यों है, इसका रीजन मैं बता देता हूं। टंगस्टन क्या है, ये ज़्यादा लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ हो सकता है। मतलब है कि अगर किसी बल्ब में हम फिलामेंट टंगस्टन लगा देते हैं तो ये लंबे समय तक चल सकता है और इसके लंबे समय तक ब्राइटनेस हमेशा मेंटेन रहेगी, बरकरार रहेगी। ब्राइटनेस ऑलवेज हाई, ठीक, और ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकता है। ठीक, तो टंगस्टन इसका सही आंसर है। क्यों है, क्योंकि टंगस्टन ही का ऐसा मेटल है जो लॉन्ग टाइम पीरियड तक चल सकता है, जल्दी खराब नहीं होता है, प्लस साथ में साथ इसकी जो ब्राइटनेस होती है, रोशनी होती है, वो भी हमेशा मेंटेन रहती है। कभी ऐसा नहीं होता कि अचानक से बल्ब नया खरीद के लाए, ठीक, तो अचानक रोशनी बहुत ज़्यादा दे रहा है और फिर 2 महीने बाद रोशनी कम देने लगा, ऐसा नहीं होता। ठीक, अगर जिस बल्ब में टंगस्टन फिलामेंट लगा है, ठीक, कार्बन भी लगा रहता है बहुतों में, तो कार्बन के साथ क्या होता है, एक ऑप्शन में कार्बन भी बता दे रहा हूँ, एग्जाम में हो सकता है टंगस्टन की जगह कार्बन दे दे। अगर टंगस्टन की जगह कार्बन दे दे तो कार्बन लगाओगे, अगर कार्बन टंगस्टन दोनों देता है तो टंगस्टन लगाओगे। कार्बन भी फिलामेंट लगता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, वो भी शाइन करता है, लाइट देता है, ब्राइटनेस देता है, लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है कार्बन मेटल वाले से जो फिलामेंट बनते हैं उनकी रोशनी कम होती जाती है। ठीक, तो ये चीज़ ज़रा याद रखिएगा जो मैंने कहा आपको। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, रेजिस्टेंस से है। देखिएगा इतना इजी इसको हम बना लेंगे कि बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 इक्वल रजिस्टर्स आर इज कनेक्टेड। ठीक है, बोल रहा है 2 रजिस्टर है आर कनेक्टेड है, यानी रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। आर बैटरी से कनेक्ट है, वोल्ट से कनेक्ट है। वोल्ट कितना दिया है, 12 वोल्ट। करंट उसमें कितनी फ्लो हो रही है, 100 मिली एम्पियर। तो बताइए रेजिस्टेंस क्या आएगा। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। ऑप्शन आपका दे रहा है 120 ओम पहला,
दूसरा ऑप्शन दे रहा है 240 ओम, ठीक है, सी ऑप्शन दे रहा है 60 ओम और डी ऑप्शन दे रहा है 100 ओम। चलिए देखते हैं, करते हैं। इन दोनों रेजिस्टेंस को अगर हम देखेंगे तो ये किस में कनेक्ट है? पैरेलल में। किस में कनेक्ट है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है ये, ठीक, पैरेलल में कनेक्ट है। तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस का निकालेंगे, ठीक, आर डैश कर ले रहे हैं क्योंकि यहाँ आर आ रहा है तो पता कैसे चलेगा, है ना, यहाँ भी कर ले रहे हैं आर डैश। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, कई बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ हमें ज़रूरत सिर्फ दो ही रेजिस्टेंस की, दो ही दिया है, ठीक, रखते हैं 1/R डैश। 1/R1 की वैल्यू क्या है? R, 1/R2 की वैल्यू क्या है? R, रख देते हैं दोनों, 1/R प्लस 1/R, क्या आ जाएगा ये? 2/R, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश कितना आ गया? R/2, ये तो आ गया रेजिस्टेंस, ठीक। फिर क्या है, आपको निकालना क्या है? निकालने के लिए बोल रहा है वैल्यू ऑफ R, नंबर में पूछा है ना, ऑप्शन तो हमको नंबर में दे रहा है, यहाँ तो अभी आपका वर्ड्स में आया है, ठीक, अल्फ़ाबेट में आया है। फॉर्मूला आप जानते हैं ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या है? देखिए, ओम्स लॉ कहता है V = I × R। वोल्ट कितना है? 12, I कितना है? मिली एम्पियर है, ठीक, मिली है, एम्पियर बनाएंगे तो 100 × 10⁻³ एम्पियर, है ना। ये नीचे कर लेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया? 1/10 एम्पियर। ये आ गई आपकी I की वैल्यू, इलेक्ट्रिक करंट की, रख दीजिए यहाँ पे 1/10 इंटू R क्या है, ठीक, R रखना है तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ से R आ गया आपका, R डैश आया है ना आपका, ये इसको R डैश कर लीजिए, ठीक, R डैश कितना आया? R/2, ये इधर चला जाएगा तो R = 12 × 10 × 2, R कितना आया? ये आया आपका 240 ओम। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस कितना आएगा? 240 ओम। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा, ठीक। तो ये है पूरा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने का सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, कौन से इस ऑप्शन में से एनर्जी की यूनिट नहीं है? पहला है जूल, दूसरा है वॉट आवर, थर्ड है न्यूटन मीटर, फोर्थ है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप बताओ, आपको सारी यूनिट्स याद है एनर्जी की? एनर्जी की तो सारी यूनिट्स जूल में होती है, वो करेक्ट है, हम मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर कैसे निकालोगे? तो चलिए देखिए आंसर कैसे निकालेंगे हम लोग। एनर्जी की यूनिट नहीं है, देखो आप जानते हो एनर्जी की यूनिट जूल में होती है, ठीक, और 1 जूल कितने बराबर होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये हुई मीटर स्क्वायर, तो ये तो होगी, और क्या होगा? सॉरी, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं, मीटर होगा, प्लस ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक, कैलोरी में होगी एनर्जी की यूनिट, वो भी एनर्जी की यूनिट होती है। यहाँ एक ऑप्शन दे रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं, है ना, बी सी डी, फर्स्ट ऑप्शन तो होगा ही नहीं। न्यूटन इंटू मीटर, वॉट पर आवर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एनर्जी की यूनिट है, क्योंकि इसमें पूछ रहे हैं कौन सी नहीं है। न्यूटन इंटू मीटर, इसको चेक कर लेते हैं। तो आप जानते हो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स न्यूटन में होती है, डिस्टेंस मीटर में होती है, तो वर्क की यूनिट भी जूल होती है, यानी न्यूटन इंटू मीटर भी होती है, यानी ऑप्शन सी भी नहीं है। बचा कौन सा ऑप्शन? बी, यानी हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि वॉट पर आवर किसकी यूनिट होती है? पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है, ठीक है। तो वर्क की यूनिट आप जानते हो जूल होती है, टाइम की सेकंड, तो पावर की यूनिट जूल पर सेकंड होती है, मैं मान रहा हूँ होती है, लेकिन जूल पर सेकंड यहाँ किसी भी एनर्जी की यूनिट नहीं है, लेकिन पावर की एक और यूनिट होती है वॉट पर आर, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बी, जो एनर्जी की यूनिट नहीं होती। हम ये एनर्जी की यूनिट कभी भी वॉट
नहीं कहते, क्योंकि वॉट यूनिट किसकी होती है, पावर की होती है। वॉट हो, किलोवाट हो, मेगावाट हो, हॉर्स पावर वाट हो, जैसे ही वॉट आएगा समझ जाना ये पावर की यूनिट है, एनर्जी की यूनिट नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। चलिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं आएगा कि आप क्वेश्चन दे दिया तुरंत निकाल लिया, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं, वो भी नॉट करेक्ट वाले हैं। ठीक, पहला ऑप्शन दे रहा है बायोमास इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये तो भाई करेक्ट है, बायोमास तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है ही है। ठीक है, तो इसमें तो ये तो ऑप्शन तो सही है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। बी, गोबर गैस इज प्रोड्यूस व्हेन काउ डंग, क्रॉप रेसिड्यू, वेजिटेबल वेस्ट, सीवेज आर अलाउड टू डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है भाई, बायोमास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, क्योंकि ऑप्शन सही है, करेक्ट है, बायोमास होता है। गोबर गैस के बारे में सही चीज़ दी है कि कॉपर डंग हो गया, काव डंग हो गया, गोबर जिसे कहते हो आप लोग, है ना, वेजिटेबल वेस्ट हो गया, खाद हो गई, ठीक, सीवेज हो गया, नाला हो गया, तो इनसे भी जो आपको मिलते हैं, बैक्टीरियाज मिलते हैं, फंगाई मिलते हैं, इन सब से ही तो आपका प्रोडक्शन होता है अच्छे से। ठीक है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इनमें नहीं होते हैं, तो ये चीज़ सही बात है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। थर्ड, बायोगैस जनरेशन रिड्यूस सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन। हाँ, ये करेक्ट है, अगर बायोगैस बढ़ेगी तो वाटर पोल्यूशन होगा, है ना, और सॉइल भी रिड्यूस होगी, सॉइल भी खराब होगी, मिट्टी भी खराब होगी, तो ये चीज़ भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बचा क्या, हीटिंग कैपेसिटी ऑफ बायोगैस इज़ वेरी लो। ना ना, ये गलत है। बायोगैस को अगर आप जलाओगे, ठीक, देखो अगर काव डंग को आप जलाते हो तो वो धुआं ज़्यादा करेगा, है ना, धुआं ज़्यादा करेगा तो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा होगी, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये हम जानते हैं कि काव डंग को हीट कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल उदाहरण है किसका, बायोगैस का है, बायोमास का है, तो वहाँ तो हीट ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा है, कैलोरीफिक वैल्यू उसकी ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन कैसे सही हो सकता है, यहाँ तो गलत है, क्योंकि हीटिंग कैपेसिटी बायोगैस की क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, तो ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन क्या है, गलत है ना। इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट कराएगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो ये है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, कितना घुमा के पूछ रहा है, लेकिन सारी चीजें हमें आती है, बस थोड़ा हम लोग पेशेंस बना के रखें। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अब ये थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, तो बड़ा ध्यान से समझिएगा। टू प्लैनेट ऑर्बिट द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट विद देयर रेडियाई ऑफ ऑर्बिट r1 r, r2 4r। ठीक है, बोल रहा है ये सन है, दो प्लैनेट इसके चारों ओर घूम रहे हैं सन के, मान लेते हैं हम ये रहा प्लैनेट एक प्लैनेट ये रहा। ठीक, इस प्लैनेट का रेडियस है r1 r, सेकेंड प्लैनेट का रेडियस है r2 r। ठीक है, तो बोल रहा है रेशियो क्या होगा इसके टाइम पीरियड का, T1/T2 कितना आएगा। अब ये बताओ ग्रेविटेशनल लॉ का फॉर्मूला क्या जानते थे, फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट। ठीक, F इज इक्वल टू G m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ठीक, और दो प्लैनेट जब अपने ऑर्बिट्स में घूमते हैं, कोई भी प्लैनेट जब सन के ऑर्बिट में घूम रहा है, सन के चारों ओर घूम रहा है, अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है। ठीक, और दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, इस फोर्स को क्या कहते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, mv स्क्वायर बाई r, ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो हाफ नहीं, mv स्क्वायर बाई r, ठीक है, mv स्क्वायर बाई r होता है, तो यहाँ फोर्स पे आप रख दो, तो आया फॉर्मूला mv स्क्वायर बाई r इज इक्वल टू g m स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। ये m कैंसिल, एक r कैंसिल, तो v स्क्वायर क्या आया आपका, g m अपॉन r। पहले प्लैनेट ऑर्बिट का हम वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं, दूसरे के ऑर्बिट का वेलोसिटी निकाल ले रहे हैं इस फॉर्मूले से। क्यों निकाल रहे हैं वेलोसिटी,
क्योंकि हमको टाइम पीरियड निकालना है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/v। क्या होता है 2πr/v। टाइम पीरियड निकालना है तो r तो दिया है हमें, ठीक, v नहीं दिया था, इसलिए हमने v निकाला इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ ऑफ कांस्टेंट के फॉर्मूले से और सेंटीपिटल फोर्स के फॉर्मूले से। ठीक, चलिए पहले ऑर्बिट के लिए अगर निकालते हैं तो पहली वेलोसिटी कितनी आएगी gm, और ये r जो है, ठीक, ये हो जाएगा r। अभी ऐसे ही रख देते हैं, कोई दिक्कत ना हो, v2 स्क्वायर हो जाएगा, ये gm r, ठीक। तो ये r1 r2 r दे रहा है, तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं कैपिटल R, इससे दिक्कत ना हो आपको, यहाँ भी कैपिटल R। देखो दोनों वेलोसिटी दोनों प्लैनेट के लिए निकल गई है। टाइम पीरियड वाले में निकाल दीजिए, पहले ऑर्बिट का टाइम पीरियड निकालते t1, तो क्या आएगा 2π r, कितना है r ही है, ठीक। v1 का स्क्वायर है, क्या है v1 का स्क्वायर, ठीक, v1 का स्क्वायर यहाँ रख दीजिए, क्या आ रहा है, ये हो जाएगा √of gm/r। ये आया t1, क्या है आपका t1, t2 भी ऐसे ही आएगा 2π × r/√gm/r। ये आ गया t1 t2। रेशियो में रखिए इसको, रेशियो में रखते हैं हम लोग, ठीक। चलिए यहाँ रफ कर देता है, ठीक। r1 r2 की वैल्यू दी है 4r, ठीक, तो 4r वैल्यू दी है, देखिए कैसे होगा। r1 r दिया, r2 4r दिया है, ये r1, ये है r2, ठीक है। चलिए अब रख दिया हमने, यहाँ रखते हैं हम, रेशियो निकालना है ना t1/t2। t1 क्या आया 2π r1/√gm/r, ये इसके नीचे आएगा, रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, तो √gm/r/2πr2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, 2π कैंसिल हो गया, तो t1/t2 = r1/r2। r1 कितना दिया है, r1 r दिया है, ठीक है। आगे क्या दिया है, r2 कितना दिया, r2 दिया 4r, r कैंसिल, क्या आया 1/4, तो दोनों का रेशियो क्या है t1/t2, 1:4। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 1/4, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मेटेलिक वायर हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम। एक मेटेलिक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट, उसे 2 पार्ट में काटा गया है। चलिए ये भी सही है, एक रेजिस्टेंस वायर है, उसके 2 पार्ट में काटा गया है। दीज पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, काटने के बाद उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, तो बताइए रेजिस्टेंस क्या आएगा उस पैरेलल कॉम्बिनेशन का। मान लीजिए एक वायर था, ठीक, ये था 20 ओम का, इसको 2 पार्ट में काट दिया गया है, और 2 पार्ट में काट के इसको पैरेलल में लगा दिया गया है, ठीक। काट के की लगा दी हमने, करंट भी भेज दिया, ठीक है। 2 पार्ट में कर दिया गया, तो 20 का आधा क्या हुआ 10, ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम। तो बोला रेजिस्टेंस क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है, तो 1/r, पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है 1/r/1/r1 + 1/r2। तो 1/r क्या आया, 1/r1 क्या है 1/10 + 1/10, 10 LCM 1 + 1 2, 1/5, तो रेजिस्टेंस क्या आ गया 5 ओम, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी 5 ओम। बहुत इजी था, ठीक है। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये थ्योरी पे बेस्ड है, ठीक है। थ्योरी पे बेस्ड है तो थोड़ा समझना इसको आप लोग। कह रहा है लाइट ऑफ यूनिफॉर्म
intensity impinges perpendicular on a totally reflecting surface. If the area of the surface is halved, the radiation force on it will क्या होगी रेडिएशन। अब देखो इसका आंसर निकालना बहुत इजी है, क्योंकि बोल ये रहा है ये ओरली सॉल्व होगा, ठीक, थ्योरेटिकली सॉल्व होगा। कह रहा है कि एक इंटेंसिटी है, ठीक, मान लेते हैं ये स्लिट्स है, परपेंडिकुलरली लाइट इसमें से जा रही है, तो बोल रहा है अगर इसका एरिया आधा कर दिया जाए तो रेडिएशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसका एरिया आधा कर दिया जाए तो यहाँ जो रेडिएशंस बनेंगी उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक। तो आप एक फॉर्मूला जानते हो डबल स्लिट का 2n+1 वेवलेंथ बाई 2। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, तो वहाँ आपको बताया गया था अगर आप उसका एरिया आधा कर दो यानी थिकनेस आधा कर दोगे, ठीक, तो क्या होगा, इसकी ब्राइटनेस क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो, डबल, क्योंकि आप एरिया आधा कर रहे हो, थिकनेस कम कर रहे हो। अगर ये चीज़ कम हो जाएगी आपकी, अगर थिकनेस आप इसकी कम कर दोगे, एरिया कम कर दोगे, तो लाइट और इकट्ठा हो जाएंगी पास में, ठीक, और वो और पास में हो जाएंगी तो क्या वो और शाइन करेगा और ब्राइट करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ज़्यादा बनेगी। तो ये क्या बता रहा है कि हम जितना एरिया कम करते जाएं, जितना एरिया कम करेंगे उतना ही उसकी ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, उतना ही उसका रेडिएशन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम एरिया आधा कर रहे हैं तो रेडिएशन क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, क्योंकि आधा कर रहे हैं 2, तो रेडिएशन क्या, डबल। अगर हम 4 करते तो रेडिएशन क्या होता, रेडिएशन 4 तो जाता है ना। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या होगा, एरिया आधा हो रहा है तो डबल हो जाएगी उसकी रेडिएशन ब्राइटनेस। तो पहला ऑप्शन डबल करेक्ट है। फिर नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे, द पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड। ये तो ओरली क्वेश्चन है भाई, ह्यूमन आई में वो पार्ट क्या है जहाँ पे इमेज बनती है। ऑप्शन क्या है, पहला है प्यूपिल, दूसरा है रेटिना, नहीं सॉरी दूसरा है कॉर्निया, थर्ड है रेटिना और फोर्थ है आइरिश। ये देखिए ह्यूमन आई, ठीक, तो आप ये जानते हो ये तो आपका होता है कॉर्निया, ठीक, ये होता है आपका आइरिश, ये होता है बीच में प्यूपिल, और यहाँ से लाइट आती है, यहाँ आपके लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस पे रिफ्लेक्ट करती है और इमेज कहाँ बनाती है, यहाँ बनाती है, और इसको क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना पे वो इमेज हमारे आईज में बनती है, और वो इमेज का नेचर क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो याद रखिएगा, लाइट सबसे पहले एंटर करती है, वो पहला पार्ट का क्या होता है, कॉर्निया होता है, फिर आइरिश से जाती है, पीपल उसको एडजस्ट करता है, उसकी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके कि अगर ज़्यादा तेज आ रही है तो आइरिश एडजस्ट करता है, पीपल और छोटा होगा या फिर बड़ा होगा। तो ये लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड है। इमेज कहाँ बनेगी, इमेज बनती है रेटिना पे, और कैसी बनती है नेचर उसका, कैसा होता है, रियल है इन्वर्टेड। तो इस क्वेश्चन हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूरा जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है, कि हम लोग कम समय पे ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें और ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में जान सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह ये तो और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक, मैं डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर से डिनोट करते हैं हम इसको, सिंपल है। प्रोटॉन जा रहा है अपवर्ड, तो बताइए फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन पूछा है क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया टू द राइट, दूसरा ऑप्शन दिया टू द लेफ्ट, तीसरा ऑप्शन दिया आउट ऑफ द पेज, और फोर्थ ऑप्शन दिया इनटू द पेज। तो क्या ऑप्शन होगा इसका, देखते हैं हम लोग। सब लोग आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तीनों परपेंडिकुलर है। ये फोर्स है, थंब बताता है आपका फोर्स, फोर फिंगर यानी फर्स्ट फिंगर जो आपकी है वो बताता है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका रिंग फिंगर जो मिडिल फिंगर होती है ये बताता है करंट के बारे में। FMC, देखिए FMC, FMC, ठीक, यही मैं लगाने जा रहा हूँ। देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, करंट तो इधर दे रहा है लेकिन करंट तो ऊपर है ना, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। इसको हाथ को मैं घुमा देता हूँ कुछ ऐसे, तो ये रही मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मेरी करंट, और फोर्स क्या जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है,
अंदर जाने का मतलब है पेज के अंदर जा रहा है, तो पेज के अंदर फोर्स लग रही है, मतलब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या है, कह रहा है इनटू दी पेज, मतलब पेज के अंदर। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट है। फोर्स क्या जाएगी, इनटू दी पेज जाएगी। ठीक, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साउंड इज नॉट करेक्ट। लीजिए बोल रहा है, फिर स्टेटमेंट वाला आ गया, कौन सा करेक्ट है कि नहीं बताइए। चलिए ये वाला क्वेश्चन भी करते हैं हम। बोल रहा है साउंड की स्टेटमेंट, देखिए साउंड पे क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, इट मीन साउंड वेव चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एनडीए के लिए। ठीक है, तो ये लोग आप बहुत अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, मैं भी और लेक्चर लेके आऊँगा साउंड पे रिलेटेड रहेगा। ठीक, तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, और क्वेश्चंस लाऊंगा साउंड पे। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ए बी सी डी। पहला बोल रहा है साउंड ट्रेवल एट ए स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हाँ, क्या कभी हो सकता है, मतलब इस लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा स्पीड होगी साउंड की, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। खुद सोचो, लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और साउंड की स्पीड क्या होती है, 324 मीटर पर सेकेंड। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, मतलब लाइट से भी तेज कोई आवाज़ हो सकती है स्पीड किसी की, कभी नहीं हो सकती है। मतलब पहला ऑप्शन ही गलत है। लो, ये तो पहले ही आंसर आ गया, पहला ऑप्शन गलत है जो ये कहना चाह रहा है। इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। आंसर हमको पहले ही मिल गया है, लेकिन तभी हम डिस्कस कर लेते हैं जो ऑप्शन दिए हैं। साउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, साउंड जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है ना, दो वेव्स के फॉर्म में चलता है। एक होता है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के फॉर्म में, है ना। तो ट्रांसफर वेव में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है रेस साउंड आपकी, और लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल ट्रेवल करती है। ठीक, तो सेकंड और थर्ड ऑप्शन तो करेक्ट होना ही होना है। फिर क्या दे रहा है, साउंड ट्रेवल फास्टर इन मॉइस्ट एयर देन इन ड्राई एयर। हाँ, ये भी सही है, साउंड आपका मॉइस्ट एयर में ज़्यादा ट्रेवल करता है ड्राई एयर के कंपैरिजन में, क्योंकि मॉइस्ट एयर की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, डेंसिटी लेस, और ड्राई एयर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक, मॉइस्ट एयर में पार्टिकल्स कम होते हैं इसलिए उसकी डेंसिटी कम होती है, इसलिए उसमें मॉइस्ट एयर में साउंड बहुत तेज़ी से ट्रेवल कर रही है ना। ड्राई एयर में क्या है, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो मतलब क्या है, उसमें पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे। डेंसिटी का मतलब क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, मास की डिपेंड, यानी पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे मास उतने ज़्यादा होंगे, डेंसिटी कम है यहाँ पे मॉइस्ट एयर, मतलब पार्टिकल्स बहुत कम है, तो पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा कम है, इसका मतलब डेंसिटी यहाँ कम होगी। ठीक, मॉइस्ट एयर में, ड्राई एयर में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब पार्टिकल ढेर सारे हैं, पार्टिकल ढेर सारे हैं, इसका मतलब मास ज़्यादा है, तो यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो बाकी सारे ऑप्शन साउंड की प्रॉपर्टी के हिसाब से सही है, लेकिन यहाँ नॉट करेक्ट पूछा था, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशंस अकर द करंट इन द सर्किट। अब आपसे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन पूछ ली है, बोला कब होगा। ऑप्शन क्या दे रहा है, बिकम जीरो पहला, दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या दे रहा है, थर्ड बोल रहा है इंक्रीज सब्सटेंशियली, मतलब अचानक से बढ़ जाना। और फोर्थ दे रहा है कीप ऑन चेंजिंग रैंडमली, और फोर्थ दे रहा है कि लगातार बदलता रहे। पहले तो हम ये जानेंगे शॉर्ट सर्किट की कंडीशन होती क्या है। शॉर्ट सर्किट ध्यान से दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब है अचानक से सप्लाई करंट की बंद हो जाए। ये कब होगा, जब रेजिस्टेंस रिड्यूस होने लगे, मतलब कम होने लगे, और कम होने लगे, कम होकर कितना पहुंच जाए, वो जीरो तक पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए, जीरो तक। तो जब रेजिस्टेंस कम होने लग जाता है किसी सर्किट में, जीरो तक पहुंच जाता है, तो उस सर्किट में करंट क्या होती है, अचानक से बढ़ जाती है। क्या होती है, अचानक से बढ़ जाती है, अचानक से बढ़ जाती है जब रेजिस्टेंस जीरो होने लगता है। ठीक, तो जब ऐसा होता है तो सर्किट में क्या होता है, वो सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्या हो जाता है, वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शन पे आते हैं ए बी सी डी, तो पहला ऑप्शन क्या होगा, बिकम जीरो, शॉर्ट सर्किट करंट जीरो होती है, नहीं,
करंट तो जीरो होती ही नहीं, करंट तो अचानक बढ़ रही है, तो पहला तो गलत ही है। दूसरा रिमेन कांस्टेंट, कांस्टेंट ही नहीं है, कांस्टेंट मतलब एक फिक्स होना, कभी नहीं बदलना, ये तो बढ़ती जा रही है, अचानक बढ़ गई है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा बोल रहा है इंक्रीज सब्सटेंशियली, मतलब अचानक से बढ़ जाना, अचानक बढ़ तो रही है करंट, मतलब हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्या बोल रहा है, देख लेते हैं, वैसे आंसर तो मिल ही गया है, कीप ऑन चेंजिंग रैंडमली, ना ना बदल नहीं रही है लगातार, ये अचानक से बढ़ी है, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्ट सर्किट की कंडीशन याद रखिएगा। फिर इसके बाद हम आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेडिएशन हैज़ द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। ये कुछ रेडिएशंस दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में, अब बोल रहा है किसकी सबसे छोटी वेवलेंथ होती है। अब आप लोग ने ये याद तो किया नहीं होगा, कि आपने कभी सोचा ही नहीं होगा कभी वेवलेंथ से रिलेटेड कोई चीज़ पूछ लेगा, है ना। तो मैं एक फिगर बना देता हूँ आप लोग के लिए ही, इस क्वेश्चन में आपको हेल्प करेगा। पहला है आपका गामा रेज, ठीक, फिर है आपका एक्सरे, फिर है आपका अल्ट्रा वायलेट, फोर्थ है आपका विजिबल लाइट, फिफ्थ है आपका इंफ्रारेड, फिर है आपका माइक्रोवेव, अभी लास्ट है आपका रेडियो वेव। तो रेडिएशन डाउन टू टॉप, नीचे से ऊपर क्या होता है, बढ़ता है, रेडिएशन इंक्रीज होता है, ठीक, और टॉप टू डाउन वेवलेंथ कम होती है, डिक्रीज होती है, ठीक। ये पार्ट आप याद रखिएगा इसको अच्छे से। क्वेश्चन क्या पूछे, किसकी वेवलेंथ कम है, तो आप खुद देखो, माइक्रोवेव बोल रहा है पहला ऑप्शन, ठीक है, माइक्रोवेव यहाँ है। फिर बोला है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की माइक्रोवेव से भी ज़्यादा वेवलेंथ होती है, ठीक है। फिर बोल रहा है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट की तो और ज़्यादा होती है। फिर बोल रहा है एक्सरे, एक्सरे तो सबसे ऊपर है, सेकंड पोजीशन से और ज़्यादा, मतलब ऑप्शन के हिसाब से जो ऑप्शन दिया है सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, माइक्रोवेव की। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक। इसको याद रखिएगा, जो मैंने एक पैटर्न बनाया है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे वेवलेंथ क्वेश्चन आने पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए आज हमने, ठीक। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, आपसे रिलेटेड, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे एनडीए में, रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक। तो मैं इसलिए आपको ज़्यादा बता रहा हूँ, हर ऑप्शन के बारे में बता रहा हूँ, जो सही भी है नहीं भी है, तो सारे ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए यूज होता है सर्किट में। पहला ऑप्शन दे रहा है आपको रिफ्रैक्टोमीटर, दूसरा ऑप्शन दे रहा है आपको गैल्वेनोमीटर, तीसरा ऑप्शन दे रहा है विस्कोमीटर, और चौथा ऑप्शन दे रहा है डिफ्रैक्टोमीटर। हम सारे ऑप्शन की बात करते हैं, क्या मतलब है। रिफ्रैक्टोमीटर का मतलब होता है जिसमें हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। तो भाई यहाँ तो क्वेश्चन तो हमारा करंट फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ठीक। तो रिफ्रैक्टोमीटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए होता है। दूसरा बोल रहा है गैल्वेनोमीटर, तो यस, ये हमारा आंसर सही है, गैल्वेनोमीटर ही करंट को आइडेंटिफाई करता है सर्किट में। गैल्वेनोमीटर ही हम मैग्नेटिक फील्ड में, जब चैप्टर आपने पढ़ा था तो हम लगाते हैं, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को आइडेंटिफाई करेगा सर्किट में, इलेक्ट्रिक करंट को पहचानेगा कि सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं है। तो सही डिवाइस क्या है, गैल्वेनोमीटर। तुम्हारा सही आंसर क्या है, बी, गैल्वेनोमीटर। बाकी दो ऑप्शन भी हम लोग जान लेते हैं, सी और डी, किस में यूज होते हैं, क्या पता क्वेश्चन कुछ और घूम के आ जाए, है ना, कोई इनमें से कुछ पूछ ले। विस्कोमीटर, विस्कोमीटर का मतलब होता है विस्कोसिटी, जब किसी फ्लूइड की विस्कस को हम नापना होता है तो हम विस्कोमीटर का यूज करते हैं। चौथा बोला डिफ्रैक्टोमीटर, डिफ्रैक्टोमीटर का मतलब होता है जैसे न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा रेज हो गया, गामा रेज हो गए, ठीक, इनको नापने के, इनकी मेजरमेंट करने के लिए हम जिस मीटर का यूज करते हैं वो है डिफ्रैक्टोमीटर है। वो क्या है, डिफ्रैक्टोमीटर है। तो वैसे ये, हाँ, जो आंसर क्वेश्चन पूछा गया आपसे करंट के बारे में कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है तो उस किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, तो सही आंसर है हमारा गैल्वेनोमीटर।